बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मजे का लग रहा है बहुत। इसके खाने कमाल के हैं। ये डिश हमारे घर में भी बनती है हर ओकेजन पर। हम 8 के 8 लोग टूट पड़ते हैं इस पर, कभी कभी तो हर रोज खाते हैं। 8 लोग वाकई? हम 8 खवातीन रहती हैं घर में। मैं, मेरी बहन, मेरी कजिन्स और भाभी, मेरी आंटी और दादी माँ। 8 अफलातून औरतें। हर किसी के तजुर्बात मुख्तलिफ हैं। हर किसी ने कुछ खोया है, तकलीफ उठाई है। यही बात हमें जोड़ती है। अकेलापन है मगर हम अकेले नहीं। बहुत बड़ी फैमिली है। इट्स ऑसम। बड़ी फैमिलीज मुझे बहुत पसंद है। अपनी फैमिली का बताएं। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं रहा, मैं अकेला हूं। अफसोस हुआ मुझे। थैंक यू। बचपन ही में बाबा को खो दिया था। मेरी आंटी ने संभाला हमें, मुझे और मेरी बहन को। वैसे हमारी दादी माँ भी हयात हैं, मगर हमारी आंटी माँ की तरह है। अम्मी हयात है ना तुम्हारी? पता नहीं, यानी होंगी हयात। वो बचपन में ही छोड़ गई थी हमें। शायद आपको अजीब लगे ये बात। तो बताएंगे नहीं किसकी याद आई थी मेरी कहानी से? अगर बुरा ना लगे। नो, ऐसा नहीं है। बुरा क्यों लगेगा? कहानी सुना सकता हूँ। वैसे सुन के बताना जरूर कि ये कहानी सुनाने लायक थी भी या नहीं। और ये भी हो सकता है कि कहानी सुनने के बाद तुम्हें दुनिया घूमने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, मसलन उनकी उम्र क्या है? 130 साल। 130? ऐसे ही। हाँ ठीक है, वैसे कि इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा मुझे। चलिए फिर थोड़ी डिटेल्स ऐड करते हैं, जैसे कि वो कहाँ से है, क्या करता है वो? उस आदमी का नाम मेहमत है। 1893 में थेसलोनिकी में पैदा हुआ। ओह, तो ग्रीक हिस्ट्री है, जबरदस्त। ओह नहीं, नाम पे मत जाओ अभी। खैर भूल ही ना जाऊं मैं, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी, अब इंटरप्ट नहीं करूंगी। मेहमत असल में 1921 में सकारिया के मैदान जंग में बड़ी जंग के दौरान अपने बाबा और अपने भाई की तरह ही शहीद हो गया। तो कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं, यहां से असल में कहानी की शुरुआत होती है। मेहमत को गोली लगने के बाद एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। उसे दफनाने से ठीक पहले उसने अपनी आंखें खोल दी, जैसे वापस आ गया। और उस दिन के बाद से उसकी उम्र जैसे रुक गई, बढ़ी नहीं। एक मिनट, कैसे रुक गई? समझी नहीं। यानी 130 साल का शख्स गोली लगने के बाद से इतने सालों तक वैसा ही रहा। कितने साल गुजर गए, वो शख्स नहीं बदला। उसके आसपास सब बदला, वो नहीं बदला। क्या हुआ? कैसी लगी मेहमत की कहानी? मुझे तो ये फैंटेसी स्टोरी लग रही है। क्या अभी बनाई आपने ये? नहीं, मैंने नहीं बनाई ये। वो बहुत भले आदमी ने सुनाई थी। उसने बनाई हो पता नहीं, ये शायद हकीकत है। कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं। क्या सच है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान खुद ही तय करता है उसको यकीन करना है या नहीं। वैसे ये कहानी हिट हो सकती है। 130 साल का बुजुर्ग इंसान जो 130 साल से जिंदा है, 130 साल जिए हैं उसने। क्या कुछ सोचता होगा, क्या महसूस करता होगा? ये शायद बुरा हुआ उसके साथ। यानी मैं सोच रही हूँ कि उसके इर्द गिर्द तो सब कुछ बदलता रहता होगा। एकदम उसकी जिंदगी बदल जाती होगी। अपने प्यारों को खो दिया होगा कितनी बार, कितनी तकलीफें उठाई होंगी। ये सब कुछ झेलना आसान नहीं है। वो सोचता होगा हर रोज सुबह उठकर आखिर वो करे क्या, क्या मकसद है उसकी जिंदगी का। आखिर वो अब तक किसके लिए जिंदा है? क्या कभी उसे अपना सच्चा प्यार मिल भी पाएगा?
उसने तो हमारी आजादी भी देखी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी क्या किया होगा उसने उस वक्त, कहाँ गया होगा वो? ऐलान जमहूरियत के दिन महमद घर लौटा, जबकि बहुत से सिपाही उसके साथ नहीं थे। महमद के पास उन सिपाहियों के लेटर्स थे जो शहीद हो चुके थे, जिन्हें उनके घर वालों तक पहुंचाना था। लेकिन उससे पहले महमद ने अपनी बहन और अपनी मां से मिलने का फैसला किया। जनाब, मुअज़्ज़ज़ा साहिबा बहुत ही अच्छी खातून थी, सबका ख्याल रखती थी, बहुत ही हिम्मत वाली। ऐसी खातून मैंने कभी नहीं देखी। आखिरी दम तक उन्होंने हार नहीं मानी थी और मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर सका और इन जालिमों ने उन्हें बेदर्दी से मार दिया। आपकी बहन का भी बहुत अफसोस है। आपके लिए दुआ करते करते उसकी जबान सूख जाती थी। ये आपको देने के लिए कहा था उन्होंने। ये आपकी अमानत मेरे पास थी। वो दिन था जब महमद ने शोहदा के घर वालों को उनके लेटर्स पहुंचाने का फैसला तर्क कर दिया, क्योंकि वो लेटर्स उनके लिए सिवाय रंजो अलम के और कुछ नहीं थे। उसके अंदर शायद हिम्मत नहीं बची थी कि वो शोहदा के घर वालों की आंखों में आंसू देख सके। एक ही सवाल बार बार उसके जहन में आ रहा था कि वो खुद अभी तक जिंदा क्यों है, जैसे वो खुद को कसूरवार समझता था। यूं ही दिन गुजरते रहे। हर रात उसकी 2:28 पर आंख खुल जाती थी। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके अंदर की जंग जारी थी। उसे एक मकसद की जरूरत थी, एक ऐसा मशगला जो उसे जिंदगी से जोड़े रखता। फिर 1 साल यूं ही गुजर गया और आखिरकार महमद को वो मंजिल मिल गई जिसकी वो तलाश में था। जब उसने खुद मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हाथों तमगाए इस्तक़लाल हासिल किया तो पाशा ने उसे एक नया काम सौंप दिया। उन्होंने चाहा कि वो जर्मनी जाए, ज़राअत की तालीम हासिल करे और फिर वापस आए। आपने मुझ पे भरोसा किया, ये मेरे लिए बाइस इज्जत है। तो महमद ज़राअत की तालीम हासिल करने के लिए पहले जर्मनी गया, फिर वो फ्रांस गया और उसके बाद वो इटली गया। मुझे इल्म नहीं था तुर्क ने मुल्क के ज़राअत में भी किरदार अदा किया है। उन्होंने उसे ऑरेंजेस लाने के लिए भी कहा इटली से। अच्छा। महमद ने बहुत से पौधे लाकर बहरा रोम के इलाकों में बागात कायम किए। हम इन्हें कम अहमियत देते हैं, लेकिन इन्हीं ऑरेंजेस की आमदनी से पहली फैक्ट्रीज कायम हुई थी यहाँ। हर कोई जंगी कामयाबियों से पहचानता है मुस्तफ़ा कमाल को, मगर दरअसल उनकी सबसे बड़ी जद्दोजहद क़याम जमहूरिया के बाद शुरू हुई। मुझे हैरत तो इस बात की है कि 100 साल पहले से ही उनको पता था कि क्या होगा। बड़े ही दूरअंदेश थे। वाकई दूरअंदेश और बड़े लीडर थे, लेकिन आज कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता। सही कहा, अफसोस के साथ। आपका शुक्रिया। शुक्रिया।
उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी से वापस आने के बाद मेहमत ने अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल साहब के हुक्म पर कायम पहले ज़रई स्कूल में काम किया। गुड इवनिंग। क्या आप अली ताहिर हैं? जी हाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, हलील हूं मैं, लेफ्टिनेंट हलील। हलील? अरे वाह, क्या बात है। आप यहाँ अंकारा कैसे आए? काम के लिए आया हूँ यहाँ पर। और तुम? मैं यहीं काम करता हूँ, एक अखबार में। खैर, ये एक लंबी कहानी है। लैला साहिबा मेरे मालिक की बेटी हैं। ज़राअत, मट्टी, बीज, इतने बरसों की जंग के बाद आपने बड़ी पुरसुकून जिंदगी चुनी है और बहुत खुशपाश नजर आ रहे हैं और बूढ़े नहीं हुए बिल्कुल भी। मुझे देखें जरा, मैं आपसे छोटा हूं लेकिन 10 साल बड़ा लग रहा हूं। मेरे असाब कमजोर हो चुके हैं। सच तो यह है कि जब भी खुद को आईने में देखता हूं तो खुद भी यही सोचता हूं मैं। लेकिन मसला कुछ और है जो कि परेशान किए रखता है। कैसा मसला? सो नहीं पाता हूं। कई साल गुजर चुके हैं, सो ही नहीं सका हूं मैं। इसलिए बूढ़ा नहीं हुआ हूं शायद। क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। कर्नल साहब, मेरा एक जर्मन दोस्त है, डॉक्टर है वो। अगर आप चाहें तो उनसे मिलते हैं। हो सकता है उसके पास आपकी बेख्वाबी का इलाज हो। क्या यकीन है? मैं 30 साल से डॉक्टर हूं यहां, लेकिन इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। क्या मतलब है इसका डॉक्टर? यह एक हकीकी मोजज़ा है ताहिर साहब। बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। आपकी बॉडी जो है वो बहुत तेजी से रिकवर हो रही है, लेकिन हमें इसे मॉनिटर करना पड़ेगा। अब इसे छोड़िए। कोई नींद का इलाज है तो बताइए, वही काफी होगा मेरे लिए। 1 मिनट मेरी बात सुने। अगर डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं तो आपको इन्हें मना नहीं करना चाहिए। जरूरत नहीं है सबकी हलील। ये तो बस शुरुआत थी। उसके साथ जो कुछ हो रहा था ये उसकी एक झलक थी। कमाल साहब, आप ठीक कह रहे थे, मौसम खराब होने वाला है। अगर आप कहें तो मैं जल्दी से ये सारी चीजें समेट देती हूँ। हाँ बिल्कुल आयशे। मगर अभी तो कहानी इंटरेस्टिंग हुई है। हाँ फिर कभी सही। अभी मौसम खराब हो रहा है, जाना पड़ेगा। क्या मैं पे कर सकती हूँ प्लीज? क्या बात कर रही हो, तुम मेहमान हो यहाँ। वैसे ही आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। कुछ नहीं किया। कितना हो गया बताएं, मैं पे कर दूं। कोई जल्दी की बात नहीं कमाल साहब, जब आपका दिल करे दे दीजिएगा। जो है बता दीजिए। जिंदगी है तो कुछ पता नहीं इसका। बहुत ठंडा है ये पानी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आ जाओ बाहर। पछतावा होगा कि ये मौका गवा दिया। पानी बहुत मजे का है। मैं बता रही हूँ, आप ये मौका मिस कर रहे हैं। आप तो यहीं पर रहते हैं, फिर भी स्विमिंग नहीं करते हैं क्या? मार्च में कौन करता है भाई? इस मौसम में तुम्हारी वजह से पहली बार कर रहा हूं। प्लेजर इज ऑल माइन।
एक मिनट, कुछ है। निकल नहीं रहा। ओह आई एम सॉरी, निकाल दिया मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है पानी में, वाकई। देखा, सही कहा था। यादगार रहेगा। नहीं, मेरा फोन। ओह यार, कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो है वैसे। उफ, बिल्कुल सही कहा था आपने। आपका हुक्म सर, आंखों पे। फोन बंद है। हारिका का फोन बंद है। उसका फोन कभी बंद नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो फोन की। नहीं, शायद उनका फोन पानी में गिर गया हो। अरे कौन से पानी में? जब मैंने उनसे बात की तो वो किसी बोट पर थी। क्या कह रही हो तुम लड़की? आई, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। साजिदा, बस बहुत हुआ। हमें भी परेशान कर दिया है। होटल का नंबर पता है ना तुम्हें? ऐसा करो, जरा कॉल मिलाना उस पर, और अगर वो कॉल ना उठाए तो मैसेज छोड़ देना कि कॉल बैक कर ले। समझ गई ना तुम? ठीक है। चलो अब जाकर जल्दी टेबल सेट करो। साजिदा, अब क्या हो गया है? उसने अपनी जिंदगी में कभी फोन नहीं बंद किया, कभी नहीं। उफ। पकड़ के रखो। हमारा और आगे जाना मुश्किल होगा। तुम ऐसा करो कि मेरी तरफ रुक जाओ। ठीक है, फिर यही कर लेते हैं, अगर आपको एतराज ना हो। यही होगा बेहतर। खूबसूरत है ये। चलो ना अंदर, आ जाओ, आ जाओ। उस तरफ। क्या जन्नत के कारीगरों से ये घर बनवाया है? मैं टॉल लेकर आता हूं,
तुम रुको यार। आय, शुक्रिया आपका। ये लो। थैंक यू वेरी मच। शायद आपका डिनर का प्लान था, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। नो, ऐसी कोई बात नहीं। मौसम कुछ देर में ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। ऑलराइट? जरूर। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से इस कदर देर हो गई। कैसे पता था मौसम खराब हो जाएगा? खुशबू से लगा। हर दफा ऐसे ही होता है, बारिश से पहले अजीब सी खुशबू आने लगती है। अजीब भी नहीं, बल्कि पाइन की खुशबू हो जैसे। नहीं जानती थी। अगर कोई कॉल करनी हो तो फोन रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। तुम्हें कुछ ला दूं? तुम चेंज कर सकती हो ये। जहमत मत करें, शुक्रिया। दरअसल मैंने खुद भी अपने साथ एक ड्रेस रख लिया था। जानती थी स्विमिंग करूंगी मैं, वो काफी होगा। ठीक है। आंटी, कैसी हैं आप? हारिका, कहाँ थी तुम? मैं परेशान हो गई थी। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। मेरा फोन खो गया, समंदर में गिर गया फोन मुझसे। किसके नंबर से फोन किया है तुमने? जिस शख्स ने मेरी मदद की है उन्हीं का फोन है। तूफान आ गया था तो हमें ठहरना पड़ा, उनके घर पर है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। ओ अच्छा, जिसके साथ हो वो मर्द है या औरत है? क्या मतलब है आपका आंटी? कैसा सवाल है ये? हारिका, जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। कमाल नाम का आदमी है, बहुत डिसेंट इंसान है, यानी फिक्र मत करें। और ये बेहतर है रोमांटिक राइटिंग के लिए। मुझे कमाल स्टोरी सुनाई है इन्होंने। शायद स्टोरी का टॉपिक मिल गया है। बेटा, मगर ये बात याद रखना कि तुम्हारी भी कुछ लिमिट्स हैं, उनको मत भूलना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस इसीलिए कहा कि तुम किसी अजनबी जगह पर एक अजनबी शख्स के साथ हो, इसीलिए फिक्र हो रही है। ए खुदा, अब कोई दूसरा मसला ना खड़ा हो जाए। बस मौसम बेहतर होने का इंतजार कर रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। जिम से बात हुई तुम्हारी, उसे बताया तुमने? नहीं, पहले कॉल आपको की है। उसे आप कॉल करके बता देना कि फोन गिर गया है मेरा। होटल पहुँच जाऊंगी तो कॉल कर लूंगी। ठीक है मेरी जान, होटल पहुंचकर कॉल कर देना, वरना फिक्र होती रहेगी मुझे। ठीक है आंटी, कॉल कर लूंगी मैं। ओके, बाय। ये तुम्हें पूरा आ जाएगा। शुक्रिया आपका। आज तो आपके सर पर मुसल्लत हो गई हूँ मैं, है ना? अगर कोई मोटर बाइक या टैक्सी मिल जाए तो मैं वापस चली जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है, यहाँ इस मौसम में कुछ नहीं हो सकता। मजबूरी है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। चाय बना देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। ओके? जहमत होगी आपको। अरे नहीं। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। किसी अजनबी के साथ इसका क्या काम? साजिदा, छोड़ दो उसे। ये बताओ, डिनर लग गया है? जी लग गया है। लड़कियां किचन में हैं। जैरिन अपनी दादी को रूम से लेने गई है। दादी, हाँ मेरी जान। शुगर टेस्ट करने का वक्त हो गया। हाँ ठीक है, देख कर बताओ फिर मुझे। चले देखते हैं। शुक्रिया दादी। क्या हुआ? बहुत दर्द होता है। आपको तो अब तक आदी हो जाना चाहिए इसका।
हो गया। इतनी सी बात थी, कम हो गई है। मैं लिख लेती हूँ। देखा, ध्यान रखने से शुगर भी कम हो गई आपकी। कैसे कम हो जाती है? हाँ न न न न न न हाँ। बिल्कुल ठीक है। अब आप? मेहमान आ चुके हैं क्या टेबल पर? जी दादी आ गए हैं, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चले चलते हैं। थोड़ा इंतजार करने दो, असल फनकार तो फिर आखिर में ही तो आता है प्रोग्राम के। ठीक है, हमें जल्दी चलना चाहिए ना दादी, ताकि हम वक्त पर खाना खा लें, फिर उसके बाद शुगर आपकी चेक कर लें। क्या ख्याल है आपका? अब ये तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, इधर आओ जरा। आओ आओ, इधर आओ। यहाँ मेरे सामने खड़ी हो जाओ। मुझे पागल समझा है क्या? क्या कर रही हैं आप दादी? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा आप गुस्सा करेंगी। नहीं मैडम, चेक कर रही थी तुम्हें, आजमा रही थी। अब तुम मेरी आंखों में देखो जरा। जब शेर बूढ़ा हो जाए फिर जंगल के बड़े और छोटे सब जानवर उस पे हंसते हैं। क्या इन आंखों में ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी सबसे प्यारी दादी हैं और जानती हैं आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ बस ठीक है। खैर जो भी है, चलो अब मेरी गाड़ी बुलवा लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वहाँ पे देर से पहुँचूं। आप बहुत शरारती हैं दादी। एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया मैंने तुम्हें। आपकी हेड बहुत खूबसूरत है दादी। इस बुक का फ्रेंच एडिशन है ये तो। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, नहीं मिला मुझे। पसंद है तुम्हें स्वाद दरवेश? हाँ बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। ये बाहर के बारे में कहती है, मौत सिर्फ उसी को आती है जो माजी से अपना ताल्लुक तोड़ देता है। मुझे यही बात दिलचस्प लगती है। ये तो अच्छा है। तुम्हारी जनरेशन में वैसे लोगों में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब हमारी जनरेशन? जैसे कि आप किसी अलग जनरेशन से हैं। बहुत ही यंग हो तुम, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अच्छा, अब इतनी भी यंग नहीं हूं मैं, लेकिन आपका शुक्रिया। लेकिन बात सही है आपकी, इनको उतनी पजीराई नहीं मिली। क्या ये बात सच है कि फ्रेंच और टर्किश एडिशंस में फर्क है बहुत? खास तौर पर एंडिंग मुख्तलिफ है। कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं पढ़ना तो चाहूंगी, बदकिस्मती से फ्रेंच नहीं आती। आपको आती है शायद। आपकी कहानी नॉवेल के लिए बेहतरीन होगी। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर रुक गए थे। अगर कुछ खाना है तो मैं बना सकता हूँ। रुक जाएं जरा, किचन में मुझे जाने दे। शायद आपको जितना तंग किया है उसकी कोई तलाफी कर सकूं, लेकिन साथ साथ आपको अपनी कहानी मुकम्मल करनी होगी। यानी तुम अभी तक वहीं पर अटकी हुई हो? हाँ हारिका, क्या आपको अकेले रहना पसंद है कमाल साहब? मेरी हेल्प चाहिए होगी तुम्हें। चले ये ले लेती हूँ मैं। आई ओह सॉरी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तो कहाँ रुके थे हम? मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सीक्वल में। ओके, अगर तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई है तो सुनाता हूँ मैं। मेहमत ने लैला से शादी कर ली, जिससे वो अनकरा में मिला था। अब उसका अपना एक घर था, एक फैमिली थी। उसे जैसे जीने का मकसद मिल गया था। वो पहली बार जिंदगी में इतना खुश था। और इस्तांबुल के एक आदमी हलील से उसकी दोस्ती थी, लेकिन हलील का रवैया थोड़ा अजीब सा रहता था। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा, अस्मत पाशा गलती कर रहे हैं। जर्मन बहुत ताकतवर हैं। अगर जंग में हिस्सा न लिया तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं हलील। मैं नहीं चाहता तुम ऐसी तहरीरें लिखो अखबारों में। ये मुल्क एक और जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। शोहदा के घर वालों के जख्म अभी तक नहीं भरे। हम बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मुस्तफा कमाल जिंदा होते तो वो इस जंग में अपना फरीक चुनने में देर नहीं करते। तुम लोग मुस्तफा कमाल को समझ ही नहीं पाए हलील। याद नहीं है उनका कॉल, घरों में इस जमीन पर हमें सुकून चाहिए। या तो ये सब बकवास लिखना तुम बंद करो, ये मेरी नजरों के सामने बताना कभी। जो गोलियां आपको मारी गई थी, आप उससे मर चुके हैं क्या? अली ताहिर, उस बहादुर कर्नल को याद कीजिए जिसे वतन से मोहब्बत थी। क्या हो गया है आपको? तुम मेरी मुल्क से वफादारी पर शक नहीं कर सकते। हद में रहो।
मैं ये जुर्रत कर सकता हूँ क्योंकि आपके बारे में मेरे पास कई सवाल हैं। गौर से देखें अपनी बीवी को, इनके बालों में सफेदी आ गई है, लेकिन आप आज भी वैसे के वैसे हैं अली ताहिर। ये तुम क्या कह रहे हो? आज भी 20 साल पहले जैसे दिखते हैं। डॉक्टर वाल्टर का कहना है कि आप किसी कीमियाई दवाई का इस्तेमाल करते हैं जवान रहने के लिए। तो तुम्हें जो डॉक्टर कहेगा यकीन कर लोगे उस पे आंखें बंद करके? शायद आप रूसियों के एजेंट हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। सच क्या है बताएं। बस हलील, निकल जाओ इस घर से अभी, और आइंदा कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। लैला साहिबा, देख रही हैं आप, आपके शौहर बूढ़े नहीं हो रहे। मैं 20 साल का था तब से इन्हें जानता हूँ। कसम खाकर कहता हूँ कि ये जरा से भी नहीं बदले। बहुत जल्द लोग ये कहने लगेंगे कि आप इसकी माँ की उम्र की हैं। निकल जाओ मेरे घर से अभी। मैं वादा करता हूँ कि ये राज जान कर रहूंगा मैं। देख लेना कि इस बात का पता लगा के रहूंगा कि आपके साथ क्या हुआ है। ऐसा करने का सोचना भी नहीं, ऐसे मुझे मेरी फैमिली के सामने कभी चैलेंज करने का सोचना भी नहीं। अगर मेरे बारे में आइंदा कुछ कहा या मेरे बारे में कुछ लिखा तो याद रखना, जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। आई बात समझ में? समझी या नहीं? हाँ, समझ गया। माफ कीजिएगा। कीमियाई दवाई का क्या मतलब है अली ताहिर? वो दिन था जब हलील ने लैला के दिमाग में शक का एक नया बीज बो दिया। वक्त गुजरता चला गया, लैला डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। अपने शौहर की उम्र के बारे में सोच सोचकर वो अपने आसाब पर काबू नहीं रख पा रही थी। बैठ जाओ, यहीं बैठते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है एंजॉय करेंगे। आज मैंने डिनर अपने साथ प्लान किया था। जैसा कि जॉन लेनन ने कहा, जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब हम प्लान नहीं करते। जानते हैं ये मुहावरा असल में इनका नहीं है, ये लॉर्ड सैंडर्स ने कई साल पहले आर्टिकल में लिखा था। बहुत कम लोगों को पता है ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। यही बातें तो इंसान के जाने के बाद रह जाती हैं। इंसान इसमें अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है। मसलन बैदरी रामी को फ्रेस्कोस पेंट करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारे नॉवल लिखने की? पता नहीं, शायद। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, शायद तुम बहुत जल्दी अपनी दास्तान छोड़ जाने के बारे में सोचने लगी। कैसे पता ये आपको? क्या पता मैं आज रात तक भी रहूंगी या नहीं। अल्लाह ना करे कि कुछ हो मुझे, मगर हमें क्या पता, जिंदगी ऐसी होती है। बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था ये मैंने, होने को टाला नहीं जा सकता कभी भी। जो आज है, हमारा हाल है, वही तो जरूरी है, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, मगर अभी आगे बहुत लंबी और खूबसूरत जिंदगी जीने वाली हो तुम। और आप भी। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? बस पानी। क्या कुछ सोच रही हो? एक्चुअली शायद इस बात का पहले ही जिक्र कर देना चाहिए था। इस वक्त इस बात का जवाब नहीं बनता, इसलिए सुनकर अजीब लगेगा। क्या है? एंगेज्ड हूं मैं, जल्द शादी भी हो जाएगी। वाकई बहुत अच्छा है, मुबारक हो फिर तुम्हें। शुक्रिया आपका। जब सिचुएशन इस तरह मुख्तलिफ हो गई, मतलब रोमांटिक सी, मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती थी बस। ओह कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा कुछ भी।
तो ठीक है फिर, अच्छी बात है। वैसे आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। और इन पैनकेक्स का भी कोई जवाब नहीं। शुक्रिया। डरना मत, ओके? किससे? बिजली गिरी है, बहुत करीब ही गई। मैं कैंडल्स जलाता हूँ। क्या मदद करूं मैं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। क्या कहानी कंटिन्यू करें? अलिता है मेरे प्यारे शाह, मेरी जिंदगी। कहते हैं कि अल्लाह के काम में सवाल नहीं उठाते, मगर मुझे समझ नहीं आता कि उसने तुम्हें यह तोहफा क्यों दिया और मुझे एक अजाब के लायक क्यों समझा। मैं नहीं जानती कि तुम 18 साल बाद भी वैसे ही दिखते हो जैसे पहली दफा मिले थे। अगर जान भी लूं तो क्या फायदा, जब मैं तुम्हारी तरह ना बन सकूं, तुम्हारा साथ ना दे सकूं, तो क्या फायदा मेरे जिंदा रहने का। तुम्हारी आंखों में सिर्फ रहम दिखाई देता है जो मुझे अंदर से तोड़ देता है। इससे पहले ये फासला मजीद बढ़े, मेरा चले जाना ही बेहतर है। मुझे हमारी खूबसूरत यादों में हमेशा याद रखना। हमारे बच्चों का ख्याल रखना। तुम्हारी बीवी लैला। इंसान मरता कब है? जब वो अपने हाथों से अपने प्यारों को दफनाता है तो वो अपने वजूद का भी एक हिस्सा दफना देता है। मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया। मतलब लैला ने ऐसा आखिर क्यों किया? क्या फायदा हुआ? क्या अपने प्यारों को छोड़ जाने से बेहतर है ये तो बहुत बेवकूफी की। उसके तो बच्चे भी थे। जुल्म किया वैसे उन पर। आसान है उस पर बात करना जो हमने कभी खुद ना झेला हो। बारिश रुक गई है, मैं थोड़ा बाहर टहलने जाऊंगा। अम्मी। हाँ कहो। अम्मी, अब ये टोपी आपके पास कहाँ से आ गई? क्या मतलब कहाँ से आई है? पेरिस से खरीदी है? क्या तुम भूल गई हो सुरैया? आप पेरिस कब गई यही याद कर रही हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, अरे भाई पेरिस भी गई थी मैं, वियना भी गई थी, रोम भी गई थी। क्या हर जगह तुम्हें बताकर जाती? आप बिल्कुल वहाँ गई थी मेरी प्यारी दादी। काश हम भी आपके साथ वहाँ जाते, घूमते फिरते, कितना मजा आता ना। हाँ, अगर मेरे घुटने साथ देते तो मैं लेकर जाती तुम्हें भी। हाय क्या मौसम होगा इस वक्त पेरिस का। सर्दियाँ जा रही होंगी, बाहर आने लगेगी, हर तरफ बिखरे होंगे खुशबूदार फूल। बेटा, मुझे प्लाव पास करना। मैं तो बता भी नहीं सकती कितने हसीन नजारे थे। अम्मी जान, आप तो कभी पेरिस नहीं गई। प्लीज जल्दी खाना खाएं, आपकी दवाई का भी वक्त हो रहा है। चले? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुरैया। मैंने ये पेरिस से तो नहीं खरीदी थी, ये तो तुम्हारा शौहर लाया था। हाय, वो तो कितना नेक इंसान था, सच में तोहफे भी लाता था अम्मी। मेरे लिए। बहुत अच्छा इंसान था वो, बहुत अच्छी शख्सियत थी। हमारी ही बेटी बस घर न बसा सकी उसके। अम्मी, कितनी बार आपसे कहा है कि उस शख्स का नाम इस घर में मत लिया करें, खासतौर पे खाने के वक्त। मैंने उसका नाम कब लिया है? चाहो तो कसम ले लो मुझसे, नहीं लिया नाम। गुड इवनिंग सुरैया। हाँ, मुझे देर हो गई। खुशामदीद अम्मी। बहुत शुक्रिया बेटा। आप सबने तो अपने चेहरे ऐसे बनाए हैं जैसे कोई मर गया हो। तुम आज फिर देर से आई हो। कितनी बार तुम्हें समझाया है, हम सब एक साथ खाना खाते हैं, रोज रोज देर से आना नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सही कहा।
वैसे उसका नाम क्या था? खूबसूरत है। इसीलिए तो यहां से छोड़ के जाना मुश्किल है। आप जा रहे हैं कहीं? हाँ, जा रहा हूं बहुत लंबे सफर के लिए। जब तुम्हारा दिल चाहे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अब मौसम ठीक रहेगा। ठीक है, मैं जानती हूँ आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, मगर क्या एक और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आप कहानी मुकम्मल कर सकते हैं। आपने ऐसे मोड़ पर कहानी रोक दी, मैं सो नहीं पाऊंगी अब। अगर कहानी में कोई अच्छा मोड़ आ जाए तो खुशी होगी मुझे। तो चलो सुनो फिर, 1950 या फिर 70 की दिहाई की तरफ चलते हैं, वहां ज्यादा मजा आएगा। ये ठीक रहेगा, मेरा फेवरेट जमाना। कई साल गुजरने के बाद भी जब मेहमत के बालों में चांदी के आसार नजर नहीं आए तो उसने अपना हुलिया थोड़ा बदला और जहां छुपा था वहां से निकलने का फैसला किया। इंसान कब मरता है, ये सवाल उसके लिए बहुत पुराना हो चुका था। अब उसका एक और सवाल था जिसका जवाब उसे चाहिए था। इंसान जीता क्यों है? उसने अपनी नई शिनाख्त बनाई, अपना नाम तब्दील किया। उसने अपने लिए ऐसे पेशे का इंतखाब किया जिसमें उसे ज्यादा अरसा एक जगह पर रुकना न पड़े। उसने अपनी जिंदगी की किताब का एक नया सफा खोला। सुरैया साहब। जी कहिए रजा साहब। इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आइए सर, मैं इजाजत चाहता हूं। मरहबा, मैं हूं पुलिस ऑफिसर अशरफ। आप बहुत अच्छी हैं। यानी एक टीचर छोटी सी उम्र में और इतनी खूबसूरत हो सकती है, मुझे अंदाजा नहीं था। आप मुझे इस शहर के तो नहीं लगते कहीं से, और आपने कभी कोई खूबसूरत फीमेल टीचर भी नहीं देखी। माफ कीजिएगा, मेरा ये मकसद नहीं था, गलत समझा आपने। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप मेरे साथ क्लास ले सकते हैं। – 1922 और तारीख 30 अगस्त। तो फिर कौन बताएगा इस दिन क्या हुआ था? कमाल अतातुर्क ने वतन हासिल किया। उस दिन हमने अपने बहुत से सिपाहियों को खो दिया था टीचर। उन दिनों उस मैदान जंग में जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का मुकाबला करने वाले और इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान देने वालों के एहसान के मकरूज हैं, और खास तौर पर हमारे कमांडर मुस्तफा कमाल पाशा। हम किसके मकरूज हैं? मुस्तफा कमाल पाशा के और जमहूरियत के और आजादी के शाबाश और मुस्तकबिल के। मैं जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क से मिला और उन्होंने मुझे तमगा इस्तकलाल से नवाजा, मैंने महसूस किया कि उन्होंने इन दिनों का ख्वाब देखा था। मैंने उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देखी थी। वो अच्छी तरह ये सब जानते थे कि इस वतन को, इसके मुस्तकबिल को किस चीज की जरूरत है। उनकी असल जीत सिर्फ उस वक्त के जंग के मैदानों में जीतना नहीं था, उनकी असल जीत तो आप लोग हो। हाँ, यही मकसद था उनका। ये तालीम आज जो आप बैठकर हासिल कर रहे हो यहाँ, और फिर आपके इस तरह के काबिल टीचर, ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ कि ये आजाद वतन है। हमारे इस वतन की आजादी के लिए जिन्होंने जानें दी अपनी, उन्हें इज्जत देने के लिए, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि हम अपने वतन में आजादी, तहजीब, इंसाफ, बराबरी
तालीम, तिबियात, ज़राअत और कारोबार को आगे लेकर चलें। अपने मुल्क के लिए अगर हमें आज़ादी, अमन और सुकून चाहिए तो हर फर्द को इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़कर हमेशा अपना किरदार अदा करना होगा। ये सबक हरगिज न भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि मुस्तफा कमाल आपको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो वो फख्र कर रहे होंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपकी उम्र क्या है? कहीं आप अतातुर्क से मिले हुए तो नहीं? बस करो बच्चों। अच्छा बस करें। जाहिर है इंस्पेक्टर साहब कमाल अतातुर्क के साथ थोड़ी थे। इन्होंने आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कहा। चले, सब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए और 30 अगस्त 1922 के बारे में लिखें। मुझे भी काफी हद तक यकीन हो चुका था कि आप उनके साथ हैं। आपको इंस्पेक्टर नहीं, एक्टर होना चाहिए था। उस टीचर ने सही कहा था। मेहमत को वाकई अपनी आगे की जिंदगी गुजारने के लिए अदाकारी का सहारा लेने की जरूरत थी और इस बार वो फिर अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया।